So hello everyone, I welcome you all to the first lecture of some basic concept of chemistry. तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मोल क्या चीज़ होती है। मोल कंसेप्ट के बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एंड मोल को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से मोल को कैलकुलेट किया जाता है एंड देन आफ्टर हम सीखेंगे कि मोल के एप्लीकेशंस क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। सो बेसिकली हमें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना है मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि ये मोल क्या चीज होती है। तो बेसिकली अगर मैं मोल की बात करूं तो मोल एक आपकी जस्ट यूनिट होती है जिसकी हेल्प से आप मैटर की क्वांटिटी को बताते हो या मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जस्ट लाइक योर फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास यू यूज किलोग्राम, और वॉल्यूम आपके पास होती है जिसके हेल्प से आप क्वांटिटी ऑफ मैटर बता पाते हो। तो उसी तरीके से मोल भी क्या है, बेसिकली इट इज SI unit and it is used to represent the quantity of मैटर की क्वांटिटी को बताने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, लेट्स से क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है आप मास से भी बता पाते हो, चीजों को आप वेट करते हो बेसिकली, या फिर आप क्वांटिटी ऑफ मैटर वॉल्यूम से भी बता पाते हो। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी मैटर की स्टेट, लेट्स से अगर सॉलिड स्टेट है तो उसके लिए आप मास को मेजर कर रहे होते हो। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मैटर जो है जिसकी स्टेट लेट्स से फॉर एग्जांपल लिक्विड है या फिर वो मैटर फ्लूइड है, तो उस केस में फिर आप वॉल्यूम के थ्रू मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जरूरी हो जाता है कि हम चीजों को काउंट करके मेजर करें, और जब बात आती है काउंटिंग की तब रोल आता है बेसिकली मोल का। ठीक है, तो बेसिकली जब आप चीजों को काउंट करके या नंबर के फॉर्म में बताएंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर, तब हम वहां पे यूज करेंगे किसका, मोल का। और मोल का यूज किसी के लिए भी किया जा सकता है, आप चाहे सॉलिड के लिए करें, लिक्विड के लिए करें या फिर फ्लूइड के लिए करें। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इतने तरीके से बताई जा सकती है, और मोल का रोल तभी आएगा जब आप चीजों को काउंट करके मेजर कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम डजन का यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि 1 डजन में लेट्स से 12 चीजें हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 डजन बनाना मींस 12 बनानास की मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट आपका मोल होता है, इसमें कुछ नंबर होती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अमाउंट ऑफ सॉलिड या क्वांटिटी ऑफ सॉलिड is expressed in terms of mass, is expressed in terms of mass, and at the same time अगर मैं आपसे बोलूं कि लिक्विड की बात करूं या फ्लूइड की बात करूं, तो आप बोलेंगे कि उसकी क्वांटिटी को या उसके अमाउंट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड is expressed in terms of volume, expressed in terms of volume। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए बेसिकली कि गैसेस के केस में हम क्या करेंगे, कि गैसेस का अमाउंट हम कैसे बताएंगे। क्योंकि गैसेस जो है बेटा वो उनका कोई अपना डेफिनेट शेप तो होता नहीं है। जिस भी वेसल में आप गैस को पुट करते हो, वो जो गैस है पर्टिकुलर उस वेसल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे बताएं। गैस के लिए वेट करना भी आसान नहीं होता है क्योंकि गैस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते इजिली। तो अगर मैं बात करूं कि अमाउंट ऑफ गैस को हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट्स से आपके पास दो वेसल्स हैं और दोनों की लेट्स से वॉल्यूम मैंने सेम ले ली है। इसकी वॉल्यूम, वेसल की वॉल्यूम भी 1 लीटर है और इसकी वॉल्यूम भी क्या है, 1 लीटर है। ठीक है, और मैंने इस वेसल को रखा है 300 केल्विन पे एंड मैंने इस वेसल को भी रखा है 300 केल्विन पे। ठीक है,
और दोनों के अंदर मैंने सेम गैस फिल की है, दोनों के अंदर मैंने सेम गैस फिल की है। और मैं आपको एक कंडीशन और दे रहा हूं कि वेसल की जो वॉल है बेटा वो रिजिड है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती है वेसल की वॉल, दोनों ही केस में वॉल जो है वेसल की वो रिजिड है। अब मैंने आपसे बोला कि एक इसमें वेसल ऐसा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज वेसल ए एंड दिस इज वेसल बी, इन दोनों में से एक वेसल ऐसा है जिसमें गैस का अमाउंट बेटा ज्यादा है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि किसमें गैस कम है या किसमें गैस ज्यादा है? मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि वॉल्यूम सेम है एंड टेम्परेचर सेम, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं, अगर आपने डेली लाइफ एग्जांपल में देखा होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कार में जब हम हवा फिल करते हैं, वो जो हवा फिल करने वाला होता है वो एक मीटर लेके मेजर कर रहा होता है, तो बेसिकली वो प्रेशर को मेजर कर रहा होता है, क्योंकि जो कार के चारों टायर्स होते हैं उनकी वॉल्यूम सेम होती है एंड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी सेम रहता है, तो वो जस्ट प्रेशर को मेजर कर रहा होता है टू मेजर दी अमाउंट ऑफ गैस इन दैट पर्टिकुलर टायर। एंड जस्ट लाइक दैट, बिकॉज आपके भी केस में वॉल्यूम आपका सेम है, टेम्परेचर आपका सेम है, तो मैं बोलूंगा कि जो अमाउंट ऑफ गैस है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूंगा कि जो अमाउंट ऑफ गैस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। जिस कंपार्टमेंट में प्रेशर ज्यादा होगा मतलब उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या है, ज्यादा है बेसिकली। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे दूं कि यहाँ पे टोटल रीडिंग मिल रही है आपको प्रेशर की, लेट्स से रीडिंग x है एंड मैंने बोला कि ये पी टोटल है, इसकी रीडिंग y है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू x है, लेट्स से x एटीएम है, एंड यहाँ पे जो पी टोटल यानी गैस का प्रेशर आ रहा है वो आपका y एटीएम है, और मैंने बोला बेटा x की वैल्यू y से ज्यादा है, यानी इस कंपार्टमेंट का, इस वेसल का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब आपने क्या क्या कांस्टेंट लिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आपने वेसल की वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी, वेसल की वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे करेंगे, आप वॉल को क्या बना देंगे, आप रिजिड बना देंगे वॉल को, और अगर आपने वेसल का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तब अमाउंट ऑफ गैस जो है वो किससे आने वाला है, वो प्रेशर ऑफ गैस से आने वाला है, यानी गैस का अमाउंट एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वॉल को रिजिड ना करके मैं वॉल को फ्लेक्सिबल बना दूं, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि मेरे पास लेट्स से अब अगेन दो वेसल्स हैं, एक वेसल ये है एंड एक वेसल मेरे पास ये है, ठीक है, और आइडेंटिकल मैं मान रहा हूँ वेसल्स को, वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनको आइडेंटिकल मान रहा हूँ एंड अब ये मेरे पास मैंने एक ये मूवेबल इसमें पिस्टन लगा दिया है, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन जो कि ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, एंड यहाँ पे भी मैंने एक गैस फिल की है, गैस ए कोई फिल है इसमें, इसमें भी सेम गैस फिल की है मैंने, और मैंने बोला ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, पिस्टन अगर ऊपर नीचे मूव कर सकता है तो डेफिनेटली गैस है अंदर, तो अंदर गैस का प्रेशर होगा, और क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में भी गैसेस होती हैं, जिसके वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा हम उसको बोलेंगे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब क्योंकि ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल गैस जो है वो पिस्टन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, अपवर्ड फोर्स लगाएगी, हर जगह इक्वल लगाएगी, लेकिन क्योंकि ये पिस्टन मूव कर सकता है इसीलिए पिस्टन को ऊपर भेजने की कोशिश करेगी, अपवर्ड फोर्स लगाएगी। एट द सेम टाइम जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो इसको डाउनवर्ड पुश कर रहे होंगे, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है तो पिस्टन एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आ जाएगा जहां पे आपका दोनों वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएंगी, और मैंने बोला कि ये जो पोजीशन है पिस्टन की वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे दोनों जो फोर्सेस हैं वो आपके बराबर हैं, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल हो गया जस्ट लाइक बलून, जैसे बलून में जब हम एयर को ब्लो करते हैं तो बलून के इनसाइड प्रेशर बढ़ रहा होता है जिस वजह से बलून की वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाती है। अच्छा, वॉल्यूम क्यों एक्सपैंड हो रही है बलून की, क्योंकि जो बलून की वॉल्स है ना वो फ्लेक्सिबल है, अगर वॉल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती बलून्स की, इमेजिन करो, तो आप एयर को ब्लो तो करते बट
वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं होती तो इनसाइड द प्रेशर बलून के इंक्रीज हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे वॉल अब मैंने फ्लेक्सिबल लगा दी है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मैंने बोला कि वॉल क्योंकि फ्लेक्सिबल लगी है तो गैस का प्रेशर ऑलवेज किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी मैं ये बोल सकता हूं जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है पिस्टन लगाने की वजह से वही प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर है। अब मैंने बोला आपसे कि ये वाली जो वॉल्यूम है वो ज्यादा वॉल्यूम है क्योंकि पिस्टन यहाँ ऊपर है, और यहाँ पिस्टन नीचे है तो यहाँ ये वाली जो वॉल्यूम है वो आपकी कम वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ज्यादा तभी हो सकती है जब अंदर गैस ज्यादा हो, क्योंकि प्रेशर तो दोनों का क्या है, सेम एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों प्रेशर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ गैस जो है, अमाउंट ऑफ गैस, ये बेटा आप वॉल्यूम ऑफ गैस से भी बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस से भी बताया जा सकता है, लेकिन कब बताया जा सकता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे आप अमाउंट ऑफ गैस को वॉल्यूम ऑफ गैस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको जो वॉल्स है उनको कैसा रखना पड़ेगा, उनको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा ताकि आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर ऑलवेज क्या हो, ऑलवेज सेम आना चाहिए, ठीक है। तब हम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस से डिनोट कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे ये की पॉइंट बोल सकता हूँ कि एज gases do not have definite shape, amount of gas is denoted by volume of gas at constant temperature and pressure, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे आएगी, क्योंकि हम जनरली जो गैस मानते हैं वो आइडियल मानते हैं, और आइडियल गैस के लिए जो गैस का वॉल्यूम होता है वही कंटेनर का वॉल्यूम होता है, यानी जिस भी कंटेनर में आप गैस को फिल करोगे हम ये मानेंगे कि गैस जो है वो उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले रही है। अब जब वॉल आपने फ्लेक्सिबल लगा दी तो एक वॉल्यूम ज्यादा है दूसरी वॉल्यूम कम है, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उसमें अमाउंट ऑफ गैस भी ज्यादा है। यानी गैस का जो अमाउंट है वो दो तरीके से आ सकता है, वो प्रेशर से भी आ सकता है, एट द सेम टाइम वो वॉल्यूम से भी आ सकता है। बस कंडीशन आपको देखनी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम से आएगा, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ गैस आपका प्रेशर से आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें अभी तक हमने सीखी, ठीक है। तो कभी कभी आपका जो अमाउंट है उसको काउंट करके बताना जो है वो जरूरी हो जाता है, एंड जब चीजों को काउंट करके बताना जरूरी होता है तब हम यूज करते हैं बेटा मोल का, ठीक है। और मोल इज जस्ट लाइक योर डजन, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक डजन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही मोल में एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 चीजें या 23 इंटिटीज आप बोल सकते हैं वो होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि sometimes it becomes necessary to express the amount of matter having very large number of particles, कोई ऐसी चीज है जिसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग, चीजों को काउंट करके भी हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। और जब बात आती है काउंटिंग की तब हम यूज करते हैं किसका, मोल का, ठीक है। यानी हम मैटर को काउंट करके मेजर कर रहे होंगे तब हम बोलेंगे कि 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23 इंटिटीज, ठीक है। इंटिटीज मतलब है मैं जिस भी चीज को काउंट कर रहा हूं मैं उसको एंटिटी बोल रहा हूँ।
एंटिटी इन द सेंस कि मैं लेट्स से मैं एटम को काउंट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि एक मोल एटम, एक मोल एटम मतलब कितने एटम, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूल को काउंट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आयन को काउंट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 1 मोल आयन मतलब कितने आयन, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं प्रोटॉन को काउंट कर रहा हूँ, या फिर मैं न्यूट्रॉन को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं किसी भी चीज को बेसिकली काउंट कर सकता हूँ, और जिस चीज को मैं काउंट कर रहा हूं तो मोल्स भी उसी चीज के आने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक इतना हमने सीखा। और एक मोल में जो नंबर है ये एक स्पेशल नंबर है, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ओके। यानी एक मोल में Na एंटिटीज होती हैं, Na एंटिटीज इन द सेंस कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक मोल में इतनी ही चीजें क्यों होती हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं बेटा कि आपके पास एक टोटल वेट है 100 ग्राम्स, और ये जो 100 ग्राम्स वेट है ये कुछ बॉल्स का वेट है और सारी बॉल्स आइडेंटिकल हैं। ठीक है। और मैंने बोला एक बॉल का वेट 2 ग्राम है, और मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए मुझे कि 100 ग्राम वेट में टोटल कितनी बॉल्स आएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि सर 50 बॉल्स आएंगी, क्योंकि एक बॉल का वेट 2 ग्राम्स है। तो ऐसी 50 बॉल्स को जब मैं ऐड करूंगा, 50 बॉल्स के वेट को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे 100 ग्राम मिलेगा। तो आपने किया क्या कि टोटल वेट को, टोटल वेट कितना है आपका, टोटल वेट है आपका 100 ग्राम, और उस टोटल 100 ग्राम वेट को आपने एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दिया, यानी 2 ग्राम से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 50 बॉल्स। इसी तरीके से एवोगैड्रोस नंबर क्या होती है, या एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, आइए देखते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर बोलती है बाय डेफिनेशन, एवोगैड्रोस नंबर ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ एटम्स जो कि 12 ग्राम सैंपल में, कार्बन 12 के 12 ग्राम सैंपल में जितने कार्बन के एटम्स हैं उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। यानी कि इट रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ 6C12 atom present in exactly 12 gram sample of 6C12। यानी मैंने आपको बोल दिया, पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला था कि 100 ग्राम आपके पास टोटल वेट है, लेकिन अब एक्चुअल जो डेफिनेशन बोल रही है वो कह रही है आपके पास टोटल वेट कितना है, आप टोटल वेट आपके पास 10 ग्राम 12 ग्राम्स है। और जो 12 ग्राम वेट है ये कौन से एटम्स का वेट है, ये 6C12 एटम्स का वेट है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि इस 12 ग्राम वेट में कितने 6C12 के एटम हैं, तो आपका सिंपल आंसर होगा सर इस टोटल वेट को डिवाइड कर दीजिए आप एक सिंगल एटम के वेट से। ठीक है। तो आपको आपका नंबर पता लग जाएगा, वो नंबर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एवोगैड्रो नंबर निकालूं तो n इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट जो कि आपका 12 ग्राम है, और डिवाइड आप इसको किससे कर देंगे, डिवाइड आप इसको कर देंगे मास ऑफ सिंगल C6 12 एटम से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपको एक सिंगल C6 12 एटम का मास पता है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो मास ऑफ सिंगल C6 12 एटम है तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एक एटम का मास है बेसिकली ये, और एक एटम को वे करना तो बेसिकली बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसको मेजर करने के लिए आज हमारे पास एक एडवांस टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो बेसिकली रेडिएशन की हेल्प से हम मास को मेजर करते हैं इस मशीन की हेल्प से, और इस मशीन की हेल्प से हमने जो डेटा निकाला, लेट्स से मैंने बोला मास ऑफ सिंगल
C612 एटम, ये होता है बेटा 1.992 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम रफली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपसे कि Na की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे टोटल वेट 12 ग्राम है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम से, तो आपकी Na की वैल्यू आ गई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से हमने Na को डिफाइन किया कि Na क्या है, 12 ग्राम सैंपल में कार्बन 12 के जितने एटम्स हैं वही आपकी क्या है, वही आपकी है एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 12 ग्राम जो कार्बन 12 होता है, इस 12 ग्राम से 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चल के हम जब mu को डिफाइन करेंगे तब हम ये चीज पढ़ेंगे कि 1 मोल में कार्बन 12 का 12 ग्राम होता है, इसीलिए 1 मोल में हम बोलेंगे 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 इंटिटीज होती हैं, चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया है अपनी एवोगैड्रो नंबर को। ठीक है, तो रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब इतने सारे आइटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो तब जाके आपका 1 मोल तैयार होता है। यानी मैं एक की पॉइंट बोल सकता हूं यहाँ पे कि Na atoms of C612, Na atoms मतलब कितने एटम हो गए, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इनका वेट जो होगा वो 12 ग्राम होगा, यानी 12 ग्राम कार्बन के सैंपल में कितने एटम होंगे, तो आप बोलेंगे Na एटम होंगे। ठीक है, यानी Na एटम्स का वेट 12 ग्राम है। तो मैं यहाँ से एक चीज और भी निकाल सकता हूँ कि मास ऑफ सिंगल C612, अगर मैं Na के टर्म्स में उसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ एक सिंगल एटम के मास को, तो मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ सिंगल C612 एटम दिस विल बी इक्वल टू, टोटल वेट को किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल वेट को डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 बॉल हैं, 10 बॉल का वेट 20 ग्राम है, तो एक बॉल का वेट कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। जस्ट लाइक दैट Na एटम्स है आपके, उनका टोटल वेट कितना है, 12 ग्राम है। तो बेसिकली एक सिंगल एटम का जो वेट हो गया बेटा वो हो गया 12 ग्राम, और आपने उसको एक कितने एटम्स के वेट से डिवाइड कर दिया, यानी Na से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 12/Na ग्राम। ठीक है, Na की वैल्यू पुट करोगे 6.023 इंटू 10⁻23, तो आपका सेम आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो मास ऑफ सिंगल C612 एटम होता है वो होता है 12/Na ग्राम, और इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, इस चीज का हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये हमने सीख लिया एवोगैड्रो नंबर, और हमने मोल के बारे में सीख लिया कि एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, एंड मोल क्या होता है, बेसिकली मोल एक जस्ट काउंटिंग यूनिट होता है। ठीक है, एंड तो मैं बोल सकता हूँ कि मोल इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, मोल इज just a counting unit and 1 mole contains 6.023 into 10⁻23 entities। ये हो गया 1 मोल के बारे में। अब जिसको मैं काउंट करूंगा, मोल भी उसी चीज के आएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एटम को काउंट करूंगा तो एटम के मोल आएंगे, मॉलिक्यूल को काउंट करूंगा तो मॉलिक्यूल के मोल आएंगे, आयन को काउंट करूंगा तो आयन के मोल आएंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन के मोल आएंगे, एप्पल को काउंट करूंगा तो एप्पल के ही मोल आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं काउंट एप्पल को कर रहा हूं और मैं बताऊं मोल किसके, ऑरेंज के, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 मोल एटम, मैंने पूछा 1 मोल एटम, आप कितने एटम की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ Na एटम्स की। Na एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, मैंने बोला 1 मोल मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल बोलोगे आप,
Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि मैं अब मॉलिक्यूल के मोल बता रहा हूँ तो काउंटिंग भी किसकी आएगी, मॉलिक्यूल की आएगी। मैंने बोला लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 मोल आयन, तो कितने आयन हो जाएंगे बेटा, Na आयन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैं अब काउंट आयन को कर रहा हूँ तो मोल भी किसके आएंगे, आयन के आएंगे। जस्ट लाइक कि 1 डजन बनाना मतलब 12 बनानास, जस्ट लाइक दैट आपका मोल है कि 1 मोल एटम मतलब Na एटम्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी बताते हैं, हम इसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम, क्योंकि अभी आपने देखा था कि Na एटम्स जो हैं आपके कार्बन 12 के, वो जब मिलते हैं एक साथ आते हैं तब जाके वेट कहीं 12 ग्राम बन रहा है। यानी एक मोल का जो वेट होता है, जब आप एक मोल के बराबर पार्टिकल्स को ऐड करते हो, उनके वेट्स को ऐड करते हो, तब जाके वेट कहीं ग्राम में आपको फील होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 ग्राम एटम की या मैं बात करूँ 1 मोल एटम की, 1 ग्राम एटम एंड 1 मोल एटम दोनों सेम टर्म है। ग्राम एटम जनरली हम तब यूज करते हैं जब मैं आपसे कैलकुलेट कराना चाह रहा हूँ कोई एक स्पेसिफाइड चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप काउंट करिए, मोल निकालिए किसके, एटम के। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो 1 मोल मॉलिक्यूल है या हम बोले 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, दोनों सेम टर्म है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, देन आई एम आस्किंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि आपका जो ग्राम एटम है इसका सिंपल सा मतलब है मोल एटम, आपका ग्राम मॉलिक्यूल है इसका मतलब है मोल मॉलिक्यूल। तो अगर वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो आपसे मॉलिक्यूल्स के मोल कैलकुलेट करवा रहा है। अगर वो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, या फिर आपसे वो कह दे ग्राम आयन, तो बात आपकी सेम है। यानी वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, ठीक है। तो ये आपके बेसिक बेसिक से टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। एंड अब लेट्स से हम सीखेंगे कि, और मोल्स की बात, मॉलिक्यूल्स की बात करें अगर हम, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, और जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला यूनिट का यूज करते हैं। ये बात तो शायद आपको पता होगी। तो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि मोल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक चीज ये देख लीजिए कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है ना, ये एक बहुत बड़ी नंबर है। तो मैंने बोला कि जो 1 मोल होता है, इस 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटिटीज होते हैं, जिस चीज को मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बस इस नंबर की फीलिंग लेंगे कि कितनी बड़ी नंबर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने बोला कि 10 टू द पावर 23 रुपीज है, इतने रुपीज मैंने बोला कि आपके अकाउंट में है, आपके पास इतने रुपीज हैं, और मैंने बोला इसको स्पेंड करिए, ठीक है। और स्पेंड करने का रेट मैंने दे दिया आपको कि आप स्पेंड कर सकते हैं 10 टू द पावर 6 रुपीज पर सेकेंड के रेट से, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए आप पर सेकेंड उड़ा सकते हो, ये छूट है आपको, और टोटल अमाउंट आपका है 10 टू द पावर 23 रुपीज। तो अगर ये एक सेकेंड का अमाउंट है स्पेंड का, तो बेसिकली अगर मैं 1 मिनट का निकालूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगा रुपीज पर मिनट। अगर मैं 1 घंटे का निकालूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये आ गया रुपीज पर आवर। अगर मैं पर डे का निकालूं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये पर डे का आ गया स्पेंड आपका। और अगर मैं 1 साल का निकालूं तो ये आ गया 365, इतना रुपीज पर ईयर आपका स्पेंड होगा, ठीक है। यानी 1 साल में केवल आप इतना रुपीज खर्च कर पाओगे। तो अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं, रफली रफली ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 10 टू द पावर 6, इसको रफली मैं 10 ले लूं, इसको रफली 10 ले लूं, इसको रफली 10 मान लूं, इसको रफली 100 मान लूं। तो मैं केवल ऑर्डर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 6, 7, 8, 9 और 2 11, 10 टू द पावर रफली 11 रुपीज आ जाएंगे, या थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ठीक है। तो रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 10 टू द पावर 11 रुपीज पर ईयर, यानी 1 साल में
आप इतना रुपए खर्च कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि कितना साल लगेगा इस रुपीस को स्पेंड करने में, तो आप क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कैसे आप निकालोगे कि भाई टोटल रुपीज इतने हैं, 10⁻23 टोटल रुपीज हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला, सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि आपके पास 1000 रुपीज है और एक साल में आप 100 रुपी स्पेंड कर रहे हो, तो 1000 रुपीज स्पेंड करने में जाहिर बात है आपको 10 साल लगेंगे। तो आपने क्या किया, जो टोटल रुपीज है उसको एक साल के खर्चे से डिवाइड कर दिया। जस्ट लाइक दैट, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं तो टोटल रुपीज कितने हैं, 10⁻23 रुपीज हैं, और एक साल का रफली ऑर्डर मैंने निकाला 10⁻11 ईयर्स रफली है ये, आप ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर वही क्लोज आएगा। एंड एक साल का जो खर्चा है वो रफली कितना है आपका, 10⁻11 रुपीज पर ईयर। ठीक है, तो आपका जो रफली ईयर्स आएंगे, रफली वो आएंगे 10⁻12 ईयर्स। ठीक है, तो अब आप सोचिए जरा, अगर आप 10 लाख रुपीस पर सेकंड के रेट से स्पेंड करते हैं तो भी आपको एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपीस स्पेंड करने में 10⁻12 ईयर्स लगेंगे, यानी कि आप स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे। या मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं एक सेकंड में 10 लाख काउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे एवोगैड्रो नंबर के बराबर काउंटिंग करने में इतना ईयर्स लगेगा। तो इतनी बड़ी नंबर है, और जब इस नंबर के बराबर पार्टिकल मिलते हैं आपके, तब जाके आपको वेट फील होता है, किसमें, ग्राम में। ठीक है, इतने सारे पार्टिकल जब एक साथ आते हैं तब आप कहीं वेट फील कर पाते हो ग्राम में। यानी एक एक जो पार्टिकल है किसी चीज का, उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी नंबर है। अब हमें मोल को कैलकुलेट करना है, तो जाहिर बात है चीजों को काउंट करके मेजर करना मुश्किल होगा थोड़ा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल हम करेंगे, पहला तरीका है फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको पार्टिकल का नंबर पता है तो उससे मोल कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला 60 चीजें हैं आपके पास, 60 बनानाज हैं आपके पास, और डजन कितने होंगे, अब बोलेंगे 5 डजन होंगे। आपने क्या किया, टोटल काउंटिंग आपकी 60 है और आपने उसको एक डजन की काउंटिंग से डिवाइड कर दिया। जस्ट लाइक दैट आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में आप क्या करेंगे, जो गिवन काउंटिंग है या जो गिवन नंबर है या जो गिवन इंटिटीज हैं, जितनी इंटिटीज गिवन है उसको किससे आप डिवाइड कर देंगे, उसको एक मोल की इंटिटीज से डिवाइड कर देंगे। और एक मोल की इंटिटीज कितनी होती है, Na होती है। Na मतलब कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटिटीज होती हैं। तो इतनी आपकी इंटिटीज, इतनी चीजें होती हैं पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आपका जो इंटिटीज हैं वो कैंसिल होकर आपका आंसर किस में आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जिस चीज की काउंटिंग कर रहे हो मोल भी उसी चीज का। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग मॉलिक्यूल की है और आपके मोल जो है वो किसके आ जाएंगे, एटम के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर काउंटिंग मॉलिक्यूल की है और डिवाइड आप Na से करोगे तो आपकी जो मोल्स हैं वो भी आपके मॉलिक्यूल्स के आएंगे, वो एटम्स के नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। आपका गिवन एंटिटीज को आप Na से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन द फॉलोइंग, ठीक है, और मैंने पहला ऑप्शन दे दिया आपको, लेट्स से 4.2 इंटू 10⁻24 सोडियम एटम्स हैं आपके पास, और आपसे मोल कैलकुलेट करने के लिए पूछा है उसने। तो बेसिकली आपने देखा ये काउंटिंग दे रखी है किसकी, एटम्स की है। किसके एटम है, सोडियम के एटम है। मोल भी किसके आएंगे, मोल भी सोडियम एटम के आएंगे। यानी अगर आप मोल्स ऑफ सोडियम एटम निकालोगे, मोल्स को जनरली हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स ऑफ सोडियम एटम निकालोगे तो गिवन काउंटिंग कितनी है, गिवन काउंटिंग है 4.2 इंटू 10⁻24, और इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, Na से डिवाइड कर दोगे। और लेट्स से सवाल को आसान बनाने के लिए उसने दे रखा है कि Na की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 6 इंटू 10⁻23 लेनी है। तो अगर Na की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आप वही लेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो रफली हम क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं। ठीक है,
तो 6 इंटू 10⁻23, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.7 एंड योर आंसर विल बी 7। ठीक है, यानी इतनी अगर काउंटिंग है सोडियम एटम्स की तो उसमें 7 मोल्स होंगे। ओके, तो आपने बस क्या किया, गिवन काउंटिंग को आपने डिवाइड कर दिया एवोगैड्रो नंबर से। काउंटिंग क्योंकि एटम की थी तो मोल भी एटम के आ गए। ठीक है, और उसने पूछा क्या था आपसे, पूछा था उसने ग्राम एटम। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम एटम पूछे या फिर मोल बोले, बात क्या होती है, सेम होती है। यानी आपसे वो क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल सेकंड में दे दे रहा हूं कि 1.5 है इंटू 10⁻22 molecules of नाइट्रोजन गैस। अब मैंने बोला 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, नाइट्रोजन गैस के। तो अब जो काउंटिंग है वो किसकी है, मॉलिक्यूल की है। और अगर आपने इस काउंटिंग को Na से डिवाइड किया तो आपके मोल्स भी किसके आएंगे, मॉलिक्यूल्स के आएंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है उसने, मॉलिक्यूल्स के मोल थोड़ी पूछे हैं, उसने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, एटम के मोल पूछे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो गिवन काउंटिंग है, जो मॉलिक्यूल की काउंटिंग है, उस मॉलिक्यूल की काउंटिंग को आपको बनाना पड़ेगा एटम की काउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो N2 होती है, और आपको ये भी पता है कि वन मॉलिक्यूल N2 का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो, उसके पास कितने एटम्स होते हैं, उसके पास 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल है अगर N2 का तो उसके पास 2 नाइट्रोजन एटम है। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं ओवरऑल, 1.5 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है, आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻22, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो जो मॉलिक्यूल था वो किस में चेंज हो गया, अब वो एटम में चेंज हो गया। यानी कि इतने क्या आ जाएंगे, इतने आपके आ जाएंगे नाइट्रोजन के एटम्स। टोटल नाइट्रोजन एटम्स आपके इतने आ गए। अब ये काउंटिंग जो है अभी किसकी आ गई, नाइट्रोजन एटम्स की आ गई, और अब आप मोल निकाल सकते हो, यानी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल सकते हो। अब मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो गिवन काउंटिंग है वो है 3 इंटू 10⁻22 एंड डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल की काउंटिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, एटम की काउंटिंग में। मोल्स भी आपसे एटम के पूछे गए थे तो आपने आंसर निकाल दिया इसमें एटम, एटम के टर्म्स में। अगर आपको एटम दिया और मॉलिक्यूल पूछे हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अगर 10 एटम टोटल लेट से फॉर एग्जांपल है तो 10 एटम्स के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि 2 एटम मिलके कितना बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल से एटम जाना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, और एटम से मॉलिक्यूल आना है तो डेफिनेटली आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इतना बेसिक मैथ्स तो आई होप आपको आता ही होगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ग्राम मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैं आपको जो काउंटिंग है वो बेसिकली मॉलिक्यूल की दे रहा हूं, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2.4 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ CH4, इतने मेथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ, क्या निकालना है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, यानी किसके मोल निकालने, मॉलिक्यूल के। तो काउंटिंग भी किसकी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की। तो क्या काउंटिंग मॉलिक्यूल की है, हाँ है। किसके मॉलिक्यूल की है, मेथेन के मॉलिक्यूल की है, तो मोल भी किसके आएंगे, मेथेन के आएंगे।
यानी कि मोल्स ऑफ CH4 दिस विल बी इक्वल टू गिवन एंटिटीज कितनी है आपकी, गिवन एंटिटीज है आपकी बेटा 2.4 इंटू 10⁻24, इसको एक मोल की एंटिटी से डिवाइड कर दोगे यानी 6 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4। ठीक है, यहाँ से आपके मोल्स आ जाएंगे मीथेन के 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 5.4 इंटू 10⁻25 ऑक्सीजन एटम्स हैं इन अ सैंपल ऑफ ओजोन, इन अ सैंपल ऑफ ओजोन। ठीक है, और आपसे पूछा है कि ये बताइए कि मॉलिक्यूल्स के मोल कितने हैं, तो काउंटिंग देखिए जरा, काउंटिंग किसकी दे रखी है उसने, काउंटिंग दे रखी है एटम्स की, और मोल किसका पूछा है, मोल पूछा है ओजोन मॉलिक्यूल का। और ओजोन बेसिकली क्या होता है, ओजोन होता है O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम जब एक साथ आते हैं तब एक मॉलिक्यूल बनता है आपका O3 का। यानी कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले तो मुझे मॉलिक्यूल की काउंटिंग निकालनी पड़ेगी तभी तो मैं मॉलिक्यूल के मोल बता पाऊंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, 3 ऑक्सीजन एटम मिलके कितना बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ओजोन का, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे आप, तो आप डिवाइड करेंगे। आप पहले मॉलिक्यूल से एटम बनाया था तो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब एटम से क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो डेफिनेटली डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से आपने डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया ये 1.8 इंटू 10⁻25। अब ये एटम नहीं रहे, अब ये क्या हो गए, O3 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और अब आपसे अगर मोल्स पूछा है ओजोन का, तो मोल्स जो है बेसिकली वो हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻25, इसको 6 इंटू 10⁻23 से आप अगर डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 0.3, तो आपका 30 मोल्स आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एटम की काउंटिंग दी है लेकिन मॉलिक्यूल के मोल पूछे हैं, तो आपको एटम से क्या बनाना है, पहले मॉलिक्यूल बनाना है, और उस मॉलिक्यूल की काउंटिंग को किससे डिवाइड कर देना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि काउंटिंग से मोल बनाने का यही तरीका होता है। ठीक है, गिवन काउंटिंग को एक मोल की काउंटिंग से डिवाइड कर दो, सिंपल सा आपका मोल कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूं कि सैंपल ऑफ C2H6, sample of C2H6 containing 4.5 into 10⁻23 atoms। ठीक है, कह रहा है कि C2H6 का सैंपल है और टोटल एटम कितने हैं, 4.5 इंटू 10⁻23, लेकिन पूछा क्या है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन सा, C2H6 का। C2H6 में टोटल एटम कितने हैं बताइए, इसमें 8 एटम्स हैं। तो अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करेंगे, जो एटम की काउंटिंग है, टोटल एटम की काउंटिंग है ये, तो इस टोटल एटम की काउंटिंग को पहले तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब मैंने कहा कि मोल्स बताइए, तो मोल्स निकालना आसान है क्योंकि अब मॉलिक्यूल की ही काउंटिंग आ गई है ये, तो काउंटिंग, गिवन काउंटिंग को किससे डिवाइड कर देंगे, 4.5 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 8, और इसी को किससे डिवाइड कर देंगे, Na से, तो Na से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन योर आंसर कम्स आउट टू बी 3/32। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/32। ओके, तो इस तरीके से आप अगर गिवन काउंटिंग दी हुई है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि काउंट करके तो मोल कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 10⁻6 काउंटिंग अगर आप 1 सेकंड में करोगे तो इतना काउंट करने में आपको 10⁻12 ईयर्स लगेगा। तो काउंट करना इतना आसान चीज तो है नहीं, तो फिर हम मोल कैसे बता पाएंगे जब काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक तरीका और बताया आपको कि अगर लेट से 100 ग्राम आपके पास वेट है और उस 100 ग्राम वेट को अगर आप एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दो तो आपको टोटल बॉल्स कितनी मिल जाएंगी, 50 मिल जाएंगी। तो आपने
काउंट नहीं किया, आपने क्या किया, गिवन मास को एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दिया तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता लग गए। यानी कि हम मास से मोल निकाल सकते हैं इजिली, कि अगर हमें मास से मोल निकालना है तो हमें ये पता करना है कि उस पर्टिकुलर मास में कितनी काउंटिंग है उस पर्टिकुलर चीज की। वो पता करने के लिए आपको उस गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम के वेट से, काउंटिंग पता लग जाएगा। और जैसे ही आपको काउंटिंग पता लग जाएगा उसको Na से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यानी अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे मास से मोल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटिंग से मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।